जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरीके से आज के दिन सुनने में आ रहा है कि बलूचिस्तान में आटा खत्म हो गया। एक जगह आटा खत्म होने के हालात ये हैं कि एक आदमी भगदड़ में मारा गया। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन रोक दी गई हैं और ताकि पेट्रोल बचाया जा सके। एलईडी बल्ब्स और दूसरे क्या नाम है पंखे वगैरह बनाने बंद कर दिए गए हैं ताकि एनर्जी के जो कंजम्पशन है उसे रोका जा सके। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो अटपटे से लग रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान कैसे भी करके इकोनॉमिक क्राइसिस से बच जाए, एक आर्थिक संकट से बच जाए। दोस्तों, इकोनॉमी होती क्या है? देखो, मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट, मतलब यूपीएससी में तैयारी करते हुए, एग्जाम देते हुए जब हम पढ़ रहे थे तब तो वो इकोनॉमी के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट समझ में आया वो बेसिक नॉलेज ही है। लेकिन जितना मैं इस बेसिक नॉलेज की बात करता हूं मैं उतना ही मैं उतना ही जानता हूं, लेकिन जो ये बेसिक पार्ट है अगर उसे थोड़ा सा देख लिया जाए तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस का जो ग्राउंड लेवल है या जो बेसिक पार्ट है वो हमारे को समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, इकोनॉमी जो होती है, अगर मैं इसे एक टिपिकल पिरामिड की फॉर्म में उठाकर देखने की कोशिश करूं तो इकोनॉमी का एक बेस होता है, ये आधार होता है। यहां पर सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल का यहां एक बेस किसी भी देश के अंदर मौजूद होता है। इस बेस में असलियत में क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। इस बेस में आपको एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर करने वाले अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड पीपल मिलेंगे। अब असलियत में नॉर्मली इसी को आप बहुत साधारण शब्दों में प्राइमरी सेक्टर या जिसे कहते हैं कि प्राथमिक वर्ग कहा जाता है, प्राथमिक वर्ग। अब इस एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर के ऊपर एक और लेवल मोटे तौर पर होता है जिसे आप बाद में अलग अलग लेवल पर कह सकते हैं। यहां पर देश के अंदर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर, इंडस्ट्रीज चलाने वाले लोग होते हैं और इधर से मिडिल क्लास निकल कर आती है जिसमें वर्कर से लेकर सुपरवाइजर से लेकर इंजीनियर से लेकर बहुत सारे दूसरे लोग जुड़े हुए होते हैं। और इसके बाद एक और मिडिल क्लास होती है जो स्किल्ड या यूं कहीं यहां पर स्किल्ड लेबर होती है। स्किल्ड लेबर होती है डॉक्टर इंजीनियर्स की फॉर्म में, एमबीए डॉक्टर इंजीनियर्स। यहां जो सेक्शन है वो हाईली स्किल्ड है, जिसके पास ज्ञान का भंडार है और वो अपने साथ या अपने लेवल पर बहुत मेहनत करता है, मतलब उसके अंदर बुद्धि है और वो केवल बुद्धि ही खाता है। इससे ऊपर जो है ये जो क्लास है ये सुपर रिच होती है। ये पूरी क्लास जो है ये सुपर रिच है, सबसे ज्यादा अमीर, सारे पूरे सिस्टम को चलाने वाला सुपर रिच और सुपर पावरफुल होती है। और असलियत में देश को गाइड करने का जो या देश को ड्राइव करने का जो पूरा पार्ट है वो इसी सुपर रिच क्लास के पास मौजूद है। यही गाइड करते हैं, यही सारे काम कर रहे होते हैं। अब यही इकोनॉमी के अंदर पैसा होता है। क्या पैसा इकोनॉमी में नॉर्मली ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह पर मौजूद होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन पैसे का एक नेचर होता है बेसिक पार्ट में, जो हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे। रामेश्वर सर जो हैं वो मुखर्जी नगर के अंदर उन्होंने इकोनॉमी जिस तरीके से पढ़ाई और बहुत सारे सेक्शंस हमने डी कुमार सर के भी दिए। और मेरा एक फ्रेंड योगेंद्र शर्मा है, वो और भी इस मामले में डिस्कस करता रहता है कि पैसे का एक नेचर है कि वो कभी भी इस नीचे वाली क्लास के पास रुकेगा ही नहीं। वो लगातार अपर सेक्शन के पास किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से जाता रहेगा
और धीरे धीरे नीचे की इकोनॉमी का जो सारा पैसा है, यानी इन लोगों का जो सारा पैसा है, वो यहां आके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, इकट्ठा होता है। अब ये पैसा या तो एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में, यानी रोजगार की फॉर्म में, या परचेजेस की फॉर्म में घूमकर नीचे आता है। चाहे आप उसे एम्प्लॉयमेंट कहो, चाहे आप उसे एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार कहो, चाहे आप इसे रॉ मटेरियल परचेज कहो, ये सारा पैसा, बहुत सारा, इसका बहुत सारा पैसा घूम घूम कर नीचे की तरफ आता जाता है अलग अलग सेक्शंस में। चाहे चिप्स बनाने वाली कंपनी आलू खरीद रही है, चाहे और कोई सेक्शन हो रहा है, लेकिन असलियत में यहां पर पैसा आ रहा होता है, नीचे ट्रांसफर होता है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड होगा। यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट है, ये इस सुपर रिच क्लास से टैक्स वसूलती है, और टैक्स वसूलने के बाद वेलफेयर स्कीम्स और अदर डेवलपमेंट्स के नाम पर, वेलफेयर स्कीम और अदर डेवलपमेंट्स के नाम पर, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स के नाम पर, ये सारा पैसा जो सरकार इन अमीर आदमियों से वसूलती है, वो यहां जड़ों में पहुंचता रहता है। हमारी सरकार को देखो, चाहे मनरेगा है, चाहे मानधन योजना है, चाहे जनधन योजना है, चाहे पेंशन योजना है, चाहे आप सरकार की कोई भी स्कीम लगा लो, सब्सिडी लगा लो बच्चों को पढ़ने के लिए, कैसे भी करके बहुत सारा पैसा लगातार इस जगह पर हमारे इकोनॉमी की इन जड़ों को सींचती रहती है। और जब तक वो पैसा जड़ों में जाता है, उसमें यहाँ के लोगों की मेहनत जुड़ती है और पैसा होता है, तो वो पैसा और ऊपर जाएगा, यहां से और टैक्स आएगा, और साइकिल उसी हिसाब से और के चक्कर में चलती रहती है। तभी आप देखेंगे 1992 में जिन चीजों की जो कीमत थी, आज के दिन उनकी कीमतों में 10, 20, 30 गुना तक, और यहां तक कि सैलरीज के अंदर भी 20, 30, 50 गुना तक वृद्धि हो चुकी है या बढ़ोतरी हो चुकी है। वो इसलिए मतलब 3 गुना 4 गुना से लेकर 30 गुना तक पहुंच गए हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो इकोनॉमी में लगातार जुड़ता चला जाता है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान का सारा खेल, पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस का सारा खेल आपको यही दिखाई देगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखो यार, असलियत में पाकिस्तान में एग्रीकल्चर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान के इस सेक्शन का है जो सुपर रिच है, सुपर पावरफुल है, और कंट्री को गाइड की जगह यहां हम रन लिख लेते हैं कि कंट्री को चलाने का काम कर रहा है, रन करने का काम कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान बनाने वाली जो पार्टी थी वो मुस्लिम लीग थी, और इस मुस्लिम लीग के जो फाउंडर मेंबर्स थे, पहली बात तो ये ढाका में बनी। अब क्योंकि ये ढाका में बनी तो ऑब्वियस सी बात है माइंडसेट वहां का होगा। अब प्रेम भी ढाका के अंदर दिखेगा। बाद में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, तो मुस्लिम लीग तो पहले खैर खत्म हो गई थी। दूसरा, मुस्लिम लीग को बनाने वाले जो थे वो मुस्लिम नवाब और जमींदार थे। इसके अंदर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, और जिन्ना जो थे वो लास्ट ऐसे, पहले और आखिरी ऐसे इंसान थे जो मुस्लिम लीग के साथ जुड़े और पश्चिम यानी वेस्टर्न एजुकेटेड थे। लेकिन जिन्ना जो था वो एक लालची कहो या यूं कहो एम्बिशियस कुछ ज्यादा था, ज्यादा महत्वाकांक्षी, और अपने आप का कंपैरिजन वो गांधी से नीचे कभी उसने किया ही नहीं। तो वो जो जिन्ना था ना, वो कैसे भी करके वो लालच 1937 में अप्रोक्सीमेट एक्टिव होता है, और 10 साल तक उसने सिर्फ जो गंदी राजनीति करी बर्बाद करने की, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। और ये जो जमींदार और नवाब वगैरह थे, ये उस इकोनॉमी को या उस पार्टी को पकड़े रहे। आगे जिन्ना है, पीछे पीछे ये चल रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान उन्हें मिला, जिन्ना हट गया,
या जिन्ना को मार डाला गया, मरने दिया गया। उसकी जिस वैन के अंदर वो टीबी का मरीज वैसे था, जिस वैन के अंदर वो बीमार पड़ा था, उस वैन का पेट्रोल खत्म हो गया। सोच कर देखो, कायदे आजम जिसे आप कह रहे हो, अबे जलील इंसानों, उस वैन का पेट्रोल खत्म हो गया अगस्त की गर्मी के अंदर, हालत ऐसी खराब थी और के मुंह पे मक्खियां भिनभिना रही हैं, सब चीजें हैं। मैं नहीं कह रहा, ये बीबीसी के ही आर्टिकल, वो मतलब वीडियोस पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा पाकिस्तानी। अब इसका दूसरा फैक्टर समझो कि जिन्ना के साथ जो इन्होंने किया, उसके बाद लियाकत अली खान के साथ जो किया, और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान शब्द रखने वाला, नाम रखने वाला जो क्या नाम है चौधरी रहमत अली था, वो तो लंदन की सड़कों पे भीख मांगता हुआ मिला। तो असलियत में यहां पर सत्ता किसी विचारधारा के लोगों के पास आई ही नहीं। पाकिस्तान के पास सत्ता आई सिर्फ और सिर्फ वहां के नवाब, जो पुराने नवाब, पुराने जमींदार और बड़े बड़े जमींदार थे, और एक आधा शायद कोई बिजनेसमैन था। बाद में इन्हीं पाकिस्तानियों ने, इन्हीं जमींदारों ने और सबने पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल क्लास को खत्म किया, पाकिस्तान के अहमदियाओं और कादियानियों को खत्म किया, और इस हद तक खत्म किया कि जो मिला उसी का मतलब जिसे कहते हैं बिल्कुल ही ओवर। अब ऐसी सिचुएशन में सोचिए, आज भी अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान का जो आसिफ अली जरदारी है, वो पाकिस्तान का चौथा या पहला या दूसरा सबसे बड़ा अमीर आदमी है। सोचिए, हमारे देश का कोई भी नेता कैसा भी हुआ, वो हमारे देश की टॉप 10 का टॉप 100 अमीर लोगों की लिस्ट में नहीं मिलेगा आपको, खासकर घोषित संपत्ति के नाम पर नहीं मिलेगा। अघोषित तो भाई कहां कहां क्या क्या छुपा रखा है। हमने रेड जैसी मूवी देख ली कि छतों के अंदर भी सोने के बिस्किट ही टपक रहे होते हैं। तो कहां कहां है हमारे हिंदुस्तान का पैसा? मतलब वो जो एक इंटेलेक्ट क्लास, वो मतलब एक जो पुराने रईस है, इस तरीके के किसी नेता ने छिपा रखा होगा, वो छिपा रखा है। वो इलेक्शन में फिर दोबारा आम आदमी के पास आता है। यहां वाले प्रॉब्लम क्या है इन सब के साथ, कि पाकिस्तान के अंदर असलियत में इन नवाबों और जमींदारों ने आसान रास्ता ये अपनाया कि पहले दिन ही ये अमेरिका, ब्रिटेन की गोद में जाकर बैठ गए, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने ही इन लोगों को बनाया था और इन्हें सत्ता चाहिए थी, और ये जाकर उनकी गोद में बैठ गए। अब जब ये उनकी गोद में जाकर बैठ गए, उनसे जिसे कहते हैं पपियां जपियां पाने लग गए, तो सोच कर देखिए, हमारा संविधान 1949 में बनकर तैयार, 1950 के अंदर लागू, 1952 में इलेक्शन, और सरकार बनके सरकार काम करना शुरू कर रही है पाकिस्तान के अंदर 1964 तक, यानी आजादी के लगभग 17 साल के बाद तक कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना। गवर्नमेंट को तो भूल ही जाओ। तो वहां असलियत में ये जो 17 साल हैं, और उसके बाद कोई पार्टी, क्योंकि मुस्लिम लीग तो गायब हो गई, हमारे यहाँ कांग्रेस जो है वो आज तक है, भले ही आज किसी फॉर्म में है, पार्टी 125 साल पुरानी बताते हैं तो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन आज भी है, और वो क्लेम करती है, भले ही अपोजिशन क्लेम कर रही है, लेकिन क्लेम कर रही है। पाकिस्तान बनाने वाली मेन पार्टी को ही गायब कर दिया गया। अब सारी नई नई पार्टियों की तैयारी हुई, नई पार्टी कोई आ नहीं रही थी। नतीजा उसका ये कि यही जमींदार, उनके दीवान, अब जैसे भुट्टो फैमिली है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो था उसका बाप था शाहनवाज भुट्टो। वो जो शाहनवाज भुट्टो था वो दीवान था अलग अलग रियासतों का, मोहम्मद अली जिन्ना से दोस्ती और दीवान था, और वो उस समय पर क्या नाम है, यहाँ जूनागढ़ का दीवान भी अपॉइंट किया गया। बाद में उसे खान ऑफ कलात के अंदर कलात का दीवान भी बनाया गया, और सारी पचड़ों के अंदर उसको, मतलब उसने बहुत सारे पचड़ों में इस्तेमाल पाकिस्तान की मदद करी। लेकिन वो पढ़ा लिखा भले ही था, लेकिन था तो दीवान फैमिली से। इसी तरीके से एक जिन्ना को छोड़ दिया जाए जो बिजनेसमैन फैमिली से थी, बाकी जितने भी आप देखेंगे सारे बड़े बड़े जमींदार हैं। जरदारी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि सिंध में 20,000 एकड़ से ज्यादा उसकी जमीन ऑन रिकॉर्ड उसके पास है, और बाकी कितनी है पता नहीं। दूसरा है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ भी पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा रईस आदमी है और बड़ा बिजनेसमैन है। चौथा सबसे बड़ा रईस आदमी और चौथा मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो सोचकर देखिए, वहां के 2 प्रधानमंत्री
इमरान खान को देख लीजिए, इमरान खान का बाप भले ही एक पाकिस्तान सिविल सर्वेंट था, लेकिन सब सोचने वाली बात है, पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ जब आवाज उठी तो उसमें लगभग 150 के करीब जो ऑफिसर्स पकड़े गए, उनमें केवल 2 को वापस नहीं लिया गया, बाकी सबको वापस ले लिया गया। जो वो केवल 2 थे, उनमें से एक इमरान खान का बाप था, जिसने इतनी ज्यादा बेईमानी करी थी, इतनी ज्यादा बेईमानी करी थी कि उसको माफ करने के लिए कोई ग्राउंड बन ही नहीं पा रहा। अब आप अंदाजा लगा कर देखिए, 3 प्रधानमंत्री, 3 दावेदार और तीनों के तीनों बड़े बिजनेसमैन या बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बंदे, इन्हें ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, किसी तरीके से किसी चीज से इनका कोई लेना देना दूर दूर तक है ही नहीं। ऐसे में होता क्या है? होता यह है कि इसी सुपर क्लास ने, जो एक देश के लिए मदर फादर का रोल प्ले करती है, माँ बाप का रोल प्ले करती है, वो हमेशा स्टेप फॉर्म में रहे, यानी सौतेले रहे। वो हमेशा स्टेप फॉर्म में रहे, वो हमेशा सौतेले रहे, और पाकिस्तान को शायद उन्होंने कभी अपना समझा ही नहीं। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ एक सौतेला व्यवहार करवाया, किया। कैसे? इसे समझिए। जो ये मदर फादर के फॉर्म में रहे, उन्होंने सबसे पहली बात, सुपर रिच जितने भी थे, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट दोबारा करने की जगह हमेशा यूरोप के देशों में इन्वेस्टमेंट करना जारी रखा। और आज भी आरोप है, सोच कर देखिए, पाकिस्तान का कोई भी जनरल वगैरह आता है, वो पाकिस्तान का जनरल या पाकिस्तान के बड़े ऑफिसर्स के बच्चे, हमारे जैसे मेजर साहब कहते हैं कि इंडिया के किसी बड़े ऑफिसर का बच्चा आपको बहुत जल्दी से विदेश में पढ़ता हुआ नहीं मिलेगा, जब तक कि उसे कोई स्कॉलरशिप ना मिल जाए और वो कोई स्कॉलरशिप टेस्ट क्रैक ना कर ले। लेकिन पाकिस्तानी जनरलों के हर बच्चे, ज्यादा मैक्सिमम जनरलों के बच्चे आपको विदेशों में पढ़ते हुए मिलेंगे, और विदेशों के अंदर इनकी डोमिनेंस एस्टेब्लिश होती हुई साफ नजर आएगी। यहां पर यही सौतेला व्यवहार कर क्या रहा था कि असलियत में सरकार को जो ये टैक्स, वेलफेयर स्कीम्स और इन्फ्लेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च करना चाहिए था, सरकार ने ना तो कोई खास वेलफेयर स्कीम चलाई, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सरकार ने कुछ नहीं किया। यहां तक कि अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स तो डेवलप किए, लेकिन जैसे इंडिया में इंजीनियरिंग मेडिकल के IIT IIM वाले थे, वैसे स्कूल कॉलेजेस डेवलप जो करने थे, कॉलेजेस डेवलप करने थे, इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने थे, वो डेवलप ही नहीं किया। हाईली स्किल्ड को तो आप भूल ही जाओ। अब आप सोचिए, आप वेलफेयर स्कीम नहीं चला रहे, आप सारा पैसा विदेशों में जमा कर रहे हो, आपका सारा डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज के अंदर है, आप कोई स्कूल कॉलेजेस वगैरह लेवल पे डेवलप नहीं कर रहे, तो आप करेंगे क्या? यहां आ जाता है जियाउल हक जैसा बंदा और कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। जियाउल हक और उसके अंदर कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के टाइम पर जो सिचुएशन चल रही थी, उसका असर यह हुआ कि भैया यहां पर वेलफेयर स्कीम या स्कूल कॉलेजेस खोलने की जगह इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान कर दिया। आपके पास कुछ नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं। चलो हम मान गए आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपने उसका अगला पॉइंट क्या किया कि आपने रही सही कसर पूरी कर दी कि जो दिमाग खाली बच गया था, उसकी उस उम्मीद को भी मार डालने के लिए उसमें आपने धर्म का एक जहर घोल दिया। अब आपने हर चीज को धर्म के नाम पर तोलने की कोशिश करी, हर चीज को धर्म 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 पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये पाकिस्तानी चलते फिरते ज़ॉम्बी बन चुके हैं, चलते फिरते खतरा बन चुके हैं। अब ये जो सुपीरियर क्लास थी, वो इस चीज को समझ रही है, इसलिए वो अपना ज्यादातर बोरिया बिस्तरा या पाकिस्तान के नाम पर जो उधार लेते हैं, उसका वो सारा उधार लेकर कहीं ना कहीं खिसक रहे हैं दूसरे देशों में। इससे अंदाजा लगाइए, प्रिंस सलमान, सऊदी किंग प्रिंस सलमान ने अभी कहा कि हम आपके $10 बिलियन की मदद करने की तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन शर्त एक है कि वो पैसा ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे, आपके ब्यूरोक्रेट्स और आपके नेता उस पैसे को ना खाएं। ये कैसे खर्च होगा वो हम बताएंगे। इस लेवल पर जलील कोई शायद ही देश होता हो जिसके अंदर ये कहा जा, जो जिसके बारे में उसका एक बहुत अच्छा दोस्त ये कह रहा हो कि भैया तुम्हारे अफसर और सब पैसा खा जाते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, मेरा पैसा ग्राउंड लेवल पर जाना चाहिए। तो अब आप समझिए, आपने ना तो अपने देश में इंडस्ट्री डेवलप की, क्योंकि लोगों को आपने धर्म का पाठ पढ़ा दिया, तो उसने रोजगार मांगा नहीं। रोजगार नहीं मांगा तो ना तो इंडस्ट्री थी, ना उसने स्कूल मांगा तो स्किल्ड लेबर नहीं थी। आपके पाकिस्तान के यहां अगर आप स्कूल्स, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स के बच्चों के लिए हैं। आम आदमी का बच्चा मदरसे के अंदर जाकर सिर्फ धार्मिक किताबें पढ़ के वापस आ जाता है और उसे यही विश्वास नहीं होता कि धरती गोल है, वो अभी भी मानता है कि धरती चपटी है। अब आप सोचकर देखिए, आपके यहां कुछ नहीं है, नतीजा क्या कि एक तरफ या तो सुपर रिच है जो $1800 का ट्रैक सूट पहनकर गरीब लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाने जाता है, मैं बिलावल भुट्टो की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ एक गरीब आदमी है जिसके पास आटा खरीदने के पैसे नहीं है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा। और यहाँ ये जो टिपिकल एजुकेटेड, अवेकन्ड, होपफुल मिडिल क्लास होता है, ये पाकिस्तान के अंदर गायब है। दो छोटे छोटे टापू मान लिए जाएं, एक तो कराची जिसमें पश्तून पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और दूसरा टापू हम लाहौर को मान लेते हैं जहां पर पंजाबी पॉपुलेशन ज्यादा है। लाहौर में उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। अगर आप में से कोई कहता है कि इस्लामाबाद, तो इतना समझ लीजिए पाकिस्तान में इस्लामाबाद बनाया ही इसलिए गया था ताकि सुपर रिच लोग वहां रह सके, या एडमिनिस्ट्रेटिव लोग या आर्मी वाले लोग वहां रह सके। आम आदमी को तो वहां कुछ है ही नहीं, आम आदमी को वहां पर कुछ है ही नहीं, ये पक्की बात है। इसी चीज को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भैया असलियत में पूरा जो मामला है वो ग्राउंड लेवल से है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी का अब है ही नहीं। क्योंकि इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इकोनॉमी को चलाने वाले लोग नहीं है, बीच में जो मिडिल क्लास होना चाहिए, जो जेन्युइनली देश की तरक्की में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, वो है ही नहीं। या तो वो सुपर रिच क्लास है जिसको अब लगने लग गया है कि ये गरीब गंदे जो लोग हैं ये हमारे लायक नहीं है, हम यूरोप में जाके बसेंगे। और ये जो गरीब आदमी है इसे पता ही नहीं कि इसे करना क्या है, इसको सिर्फ जिहाद के नारे के नाम पर कहीं पर भी भेज दिया जाए। चाहे एक जो क्या नाम है गंदा चूहा या सांप हमारे यहाँ भेजा था, 10 सांप भेजे थे मुंबई में, या फिर आतंकवादियों को भेजते रहते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म होता है। अब सोचकर देखिए, ये रिलीजियसली एजुकेटेड जो पीपल हैं, अब इनको मोटिवेट किया जाता था कि आप कश्मीर में जाओ, अब कश्मीर में घुस नहीं पा रहे, तो अब ये भाई जिसको जिहाद करना है उसको कैसे भी ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि उसे लड़ना है, बस लड़ने के लिए उसको डायरेक्शन दे दो कि यहां चले जाओ या यहां चले। अब ये उस लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, अब पाकिस्तान को खुद ही ठोक रहे हैं। तो इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल पाएगा। देखो यार, उधार का घी ज्यादा दिन नहीं पिया जाता। अब आप हैं एक लेवल के बाद आम आदमी मर जाएगा, लेकिन एक देश जो है वो खड़ा है। तो वो जो देश जो खड़ा है, अगर वो मरने की कगार पे है, तो पाकिस्तान के यहाँ पर 4 टुकड़े आपको नजर आएंगे। तो आगे क्या है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं अभी तक जितना समझ पा रहा हूं या जितनी डिस्कशंस कर पा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ, वो साफ कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान का अब इस टाइम पर श्रीलंका निकल जाएगा, क्योंकि श्रीलंका के अंदर वो एंथुसियाज्म है, वो एक मिडिल क्लास है, वो टूरिज्म उसके पास है, और टी एक्सपोर्ट से लेकर बहुत सारी चीजें हैं। बस दुनिया जैसे जैसे खुलती जाएगी, श्रीलंका एफर्ट करता जाएगा, पॉसिबली बांग्लादेश संभाल जाएगा, पाकिस्तान नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आम जनता टेररिस्ट बनती जा रही है। टेररिस्ट आम जनता में से बुलबुले की तरह निकलते हैं और जिसे कहते हैं ना, अफीम के फूल की तरह खिलते हैं, और जनता उनको अपनी
अगली जनरेशन का या यूं कहें बड़ा हीरो की फॉर्म में देखती है। जब आप एक गलत आदमी को हीरो की फॉर्म में देखना शुरू कर दें, सोसाइटी गलत आदमी को हीरो की फॉर्म में देखना शुरू कर दें, उस सोसाइटी को कोई नहीं बचा सकता। जब सोसाइटी नहीं बचने को तैयार, तो इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकलोगे? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है उनका दर्द क्या है। यहाँ जो फिलॉसफी समझने के लिए बुद्धि चाहिए, आम पाकिस्तानी के पास वो नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ मतलब वो आवाज नहीं उठा पा रहा। वो अपने नेताओं की ओछी राजनीति के अंदर उलझकर खड़ा हुआ है, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा। और यही कारण है, मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान निकल पाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे। अगले टॉपिक के ऊपर देखेंगे कि आगे पाकिस्तान की सिचुएशंस को कैसे सुधारा जा सकता है। धन्यवाद।